हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे यूक्रेन में एक सवाल पूछा गया था कि मोदी जी ने पुतिन को गले क्यों लगाया था, जिसके बाद जयशंकर जी ने उस बीबीसी पत्रकार के सवाल का ऐसा जवाब दे दिया दोस्तों, उसकी खुलेआम मुंह बंद कर दिया, उसकी बोलती ही बंद कर दी। बताएंगे क्या जवाब दिया जयशंकर जी ने। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के यूक्रेन दौरे को लेकर जेलेंस्की ने खुद किया पोस्ट, कहा आज तो इतिहास ही रच गया, इंस्टाग्राम पर सारे रिकॉर्ड टूट गए। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी से मीटिंग के बाद जेलेंस्की ने दिया बयान, कहा युद्ध खत्म करने के लिए हमारी ही साइड ले, भारत ना हो बैलेंसिंग एक्ट। जी हाँ, बताएंगे क्या है इसका मतलब। तो वहीं यूक्रेन से रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री, लेकिन जाते जाते उन्होंने लास्ट मैसेज क्या दिया है दोस्तों जेलेंस्की को। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के लौटते ही रशिया मचाएगा भारी तबाही, 24 घंटे में यूक्रेन पर हो सकता है ऐसा बड़ा हमला। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। तो वहीं एक बड़ी अटकलें निकलकर सामने आ रही है, क्या कांग्रेस में शामिल होंगी विनेश फोगाट, विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच हुड्डा फैमिली से मुलाकात। दोस्तों अब आराम से वीडियो के अंत तक बने रहेगा और खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत का जमकर पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद करना मत भूलिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां जयशंकर जी ने बीबीसी रिपोर्टर की कर दी बोलती बंद। व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा गले लगाने पर पूछा था सवाल कि आखिर पुतिन को पीएम मोदी ने गले क्यों लगाया था, जिसका ऐसा जवाब दिया है दोस्तों जयशंकर जी ने। पूरी दुनिया में खास करके भारत समर्थित देशों में डंका बजने लगा। बताते भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूक्रेन के दौरे पर गए भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शुक्रवार को दिलचस्प वाकया हुआ। यूक्रेन की राजधानी कीव में जब बीबीसी रिपोर्टर ने अपने सवाल से फंसाने की कोशिश की तो जयशंकर जी ने करारा जवाब देकर उसको चुप करा दिया। शुक्रवार भारतीय विदेश मंत्री पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात के बाद इसके बारे में जानकारी दे रहे थे। इसी दौरान बीबीसी के रिपोर्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले महीने रशिया दौरे पर पुतिन को गले लगाने को लेकर सवाल पूछ लिया। इसके बाद जयशंकर जी ने भारतीय और ब्रिटिश संस्कृति की तुलना करने वाला जवाब दे दिया। दोस्तों बता दें जयशंकर जी ने जवाब देते हुए कहा कि हमारी दुनिया संस्कृति में जब लोग आपस में मिलते हैं, हमारे कल्चर में जब लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को गले ही लगाते हैं। ये शायद आपकी संस्कृति का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन ये हमारे कल्चर का, संस्कृति का हिस्सा है। आज ही मैंने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की को गले लगाया और मैंने उन्हें कई दूसरे नेताओं और अलग अलग जगहों पर ऐसा करते हुए देखा है। जयशंकर जी ने आगे कहा, मुझे लगता है कि हमारे बीच इन शिष्टाचार मुलाकातों को लेकर हल्की सांस्कृतिक दूरी है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जिस एंगल से फंसाने की कोशिश की थी इस बीबीसी के पत्रकार ने, बीबीसी के रिपोर्टर ने, ठीक उसको उन्हीं के अंदाज में जयशंकर जी ने करारा जवाब दिया। दोस्तों उसकी तुरंत के तुरंत वहीं बोलती बंद कर दी, वो दूसरा सवाल पूछ भी नहीं पाया एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है और जयशंकर जी के इस जवाब पर क्या आप उनको थैंक यू करना चाहेंगे तो वहीं आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे को लेकर जेलेंस्की ने किया पोस्ट, कहा आज इतिहास रचा गया, इंस्टाग्राम पर टूट गए सारे के सारे रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी की जेलेंस्की के साथ इंस्टाग्राम पोस्ट ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, मिले हैं 10 लाख से भी ज्यादा लाइक। बता दें यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी जी की यूक्रेन यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आज इतिहास रच दिया गया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद पहली बार यूक्रेन की यात्रा की। हमारे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इसके साथ उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र, कृषि सहयोग, मानवीय संबंध और सांस्कृतिक क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच समझौते पर प्रकाश डाला। उन्होंने आगे कहा कि भारत यूक्रेन की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया में हर किसी को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का समान रूप से सम्मान करना चाहिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जेलेंस्की ने एक पोस्ट ने इंस्टाग्राम पर रिकॉर्ड तोड़ दिया। पोस्ट अपलोड होता ही 10 लाख से भी ज्यादा लाइक आ गए। जी हाँ दोस्तों, जो कि एक बहुत बड़ा लाइक होता है। ये दर्शाता है कि जब प्रधानमंत्री इसमें शामिल होते हैं तो विश्व के अधिकांश नेताओं की सोशल मीडिया पर सक्रियता में भारी वृद्धि होती है। विभिन्न सोशल मीडिया मंच पर मोदी जी को किसी भी सरकार के प्रमुख की तुलना में अधिक फॉलोवर प्राप्त है। अपने पोस्ट में जेलेंस्की ने कहा कि हमारी मुलाकात भारत और यूक्रेन के बीच संवाद और रिश्ते को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, स्पेशली बड़ी जानकारी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी से मीटिंग करने के बाद जेलेंस्की ने बयान दिया। दोस्तों बयान में कहा है कि युद्ध खत्म करने के लिए हमारी साइड ले, भारत ना हो कोई भी बैलेंसिंग एक्ट। जी हाँ, क्या है इसका मतलब बता दें। जेलेंस्की ने बातचीत करते हुए मीडिया से कहा कि हम चाहते हैं कि युद्ध समाप्त करने के लिए भारत को हमारी तरफ दारी करनी चाहिए, हमारी तरफ आना चाहिए, हमारे तरफ से साइड लेना चाहिए, ना कि कोई बैलेंसिंग कदम उठाए। उन्होंने कहा अगर भारत रूसी तेल नहीं खरीदता है तो इससे रूसी युद्ध समाप्त हो जाएगा। जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि युद्ध समाप्त करने के लिए भारत हमारी तरफ आए, ना कि कोई संतुलनकारी कदम यानी बैलेंसिंग एक्ट उठाए। उन्होंने
उन्होंने कहा कि भारत को बड़ी भूमिका निभानी है। भारत दुनिया का बहुत महत्वपूर्ण देश और शांति स्थापित करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। यानी कि दोस्तों जेलेंस्की का कहना है कि आप हमारी साइड ले लो। दरअसल दोस्तों लगातार भारत जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन से इस युद्ध के मामले में बीच में दोनों को लेकर चल रहे हैं, बराबर दोनों को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में जेलेंस्की का कहना है कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी हमारी तरफ पूरे तरीके से नहीं आ जाएंगे, एक तरफ नहीं झुक जाएंगे, तब तक ये युद्ध समाप्त नहीं होगा। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भारत वो देश है जो किसी एक की तरफ अचानक से नहीं झुक सकता बिना वैल्यूएशन किए, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा इस मुद्दे पर दोस्तों। और जेलेंस्की को क्या कहना चाहेंगे उनके इस बात पर बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको ये भी बता दें, व्लादिमीर जेलेंस्की ने यहाँ तक कह डाला है कि आपका सबसे बड़ा असर है पीएम मोदी जी, आप चाहेंगे तो युद्ध रुक सकती है, पुतिन को रोक सकते हैं आप। जी हाँ दोस्तों, अब इससे बड़ी बात हर एक भारतीयों के लिए क्या ही हो सकता है दोस्तों, जहाँ खुद जेलेंस्की ने यह बात कहा है कि पीएम मोदी ये युद्ध चाहे तो रुकवा सकते हैं। तो वहीं जाते जाते प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जेलेंस्की को लास्ट मैसेज दे दिया कि रशिया और यूक्रेन बिना समय गंवाए करे शांति के लिए बात। मोदी जी ने कहा कि मैं यहाँ शांति का संदेश लेकर आया हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि संघर्ष का समाधान जंग के मैदान में नहीं निकल सकता। उन्होंने कहा कि बिना वक्त गंवाए हमें शांति के समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। जेलेंस्की से मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा युद्ध की विभीषिका से दुख होता है, युद्ध बच्चों के लिए विनाशकारी है। तो दोस्तों वहीं मोदी जी ने जाते जाते यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया, कह दिया शांति के लिए भूमिका निभाने को तैयार हैं। तो वहीं आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी जी की यूक्रेन विजिट को लेकर अमेरिका ने दे दी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जी का यूक्रेन यात्रा पर अमेरिका का क्या बयान आता है दोस्तों, आप सभी वाकई में ललान्वित होंगे ये जानने के लिए, क्योंकि यूक्रेन के समर्थन में हमेशा से रहा है अमेरिका। दरअसल अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा को यूक्रेन के लिए मददगार हेल्पफुल बताया है। प्रधानमंत्री मोदी जी पोलैंड से 7 घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद यूक्रेन पहुंचे थे। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता अमेरिकी जॉन किर्बी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा राष्ट्रपति जेलेंस्की के न्यायपूर्ण शांति के दृष्टिकोण के अनुरूप संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में काम कर सकती है। हमें लगता है कि ये मददगार होगा। अमेरिका ने प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा को एक महत्वपूर्ण यात्रा बताया था। प्रबंधन के और संसाधन के लिए अमेरिकी उप विदेश मंत्री रिचर्ड आर वर्मा ने एक ब्रीफिंग में कहा था कि मैं इस यात्रा से बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण यात्रा है। पोलैंड और यूक्रेन आज जारी एक संयुक्त बयान में दोनों नेताओं ने भविष्य में द्विपक्षीय संबंधों को एक व्यापक साझेदारी से रणनीतिक साझेदारी में बदलने में अपनी पारस्परिक रुचि व्यक्त की है। तो दोस्तों वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, हिंसा और राजनीतिक स्थिरता के बाद अब बाढ़ से जूझ रहा है बांग्लादेश। 15 लोगों की मौत, 40 लाख प्रभावित। जी हां, मानसून की भारी बारिश से बांग्लादेश के डेल्टाई इलाकों और भारत के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ गई। इस कारण बांग्लादेश में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और 40 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जो राजनीतिक परिवर्तन के बाद नवगठित अंतरिम सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। तो वहीं बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति बनाएंगे क्या नई सरकार। प्रधानमंत्री फेज के लिए चेहरे के लिए मैक्रोन ने प्रमुख नेताओं संग किया मंथन। जी हां, पेरिस ओलंपिक और भूमध्य सागरीय छुट्टी के उत्साह के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अब अपने देश को फिर से शासन योग्य बनाने की चुनौती का सामना कर रहे हैं। सामाजिक तनाव और बढ़ते ऋण का सामना करते हुए मैक्रोन ने शुक्रवार को प्रमुख राजनीतिक हस्तियों के साथ बातचीत शुरू की ताकि एक नए प्रधानमंत्री का चयन किया जा सके जो सरकार बनाए और पिछले महीने के आश्चर्यजनक विधायी चुनावों से उत्पन्न गतिरोध को हल करे। वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट गठबंधन ने मैक्रोन पर तेजी से निर्णय लेने का दबाव डाला। प्रधानमंत्री के लिए उनके नामित व्यक्ति सिविल सेवक लूसी कैस्टेट्स ने एलिसी पैलेस में शुक्रवार को ही बैठकों के बाद शासन करने और समझौता करने की अपनी तत्परता व्यक्त की। तो दोस्तों वहीं बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के लौटते ही रशिया मचाएगा तबाही। 24 घंटे में यूक्रेन पर हो सकता है सबसे बड़ा हमला। जी हां, मोदी जी का यूक्रेन से लौटते ही कीव पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। दावा यह किया जा रहा है कि 24 घंटे में रूस यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है। यही नहीं, रूस अब यूक्रेनी घुसपैठ के खिलाफ भी एक्शन में है। रूस के कुजर्ग में स्पेशल फोर्स उतार दी है जो यूक्रेनी कब्जे वाले इलाकों में बड़ा हमला करने की तैयारी में है। कीव स्थित अमेरिकी दूतावास की ओर से चेतावनी दी गई है कि रूस 24 अगस्त यानी यूक्रेनी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि इस मौके पर रूसी मिसाइलों और ड्रोन हमलों का खतरा बढ़ गया है। तो वहीं बता दें, मुझे बख्श दोगे तभी मानूंगा युद्ध विराम की बात। जी हां, खौफ जदा हमास चीफ ने क्यों रखी ये अनोखी शर्त। जी हां, इस्माइल हानियेह की मौत के बाद यद्धा सिनवार को हमास का नया चीफ बनाया गया है। यद्धा सिनवार ने ऐसे वक्त में हमास की कमान संभाली है जब गाजा संघर्ष को लेकर युद्ध विराम के लिए चर्चाओं का दौर जारी है। इसी बीच ऐसी जानकारी सामने आई है कि हमास के नए चीफ ने युद्ध विराम को लेकर एक नई शर्त रखी है। हमास के नेता यद्धा सिनवार ने अपने जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय गारंटी की मांग की है। सिनवार ने बंधकों की रिहाई के सौदे के तहत इजराइल से ये आश्वासन चाहता है कि नेतन्याहू की खुफिया सेना उसे अपना शिकार नहीं बनाएगी। तो दोस्तों वहीं बता दें, नेपाल में नदी में गिरी भारतीय बस अब तक 27
27 श्रद्धालुओं की मौत की खबर। जी हाँ, पहले 14 श्रद्धालु की मौत की खबर आ रही थी, उसके बाद 18 हो गया, 18 के बाद दोस्तों 24 और 24 के बाद 27 श्रद्धालुओं की अब कंफर्म मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। अभी की बड़ी खबर, नेपाल में शुक्रवार को एक भारतीय बस, भारत का बस था दोस्तों, उसके राजमार्ग से पलटकर नीचे मसरयाग नदी में गिरने से महाराष्ट्र के जलगांव जिले के कम से कम 27 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर वहां से शवों और घायलों का वापस लाने के लिए भारतीय वायुसेना की विशेष उड़ान का प्रबंध करने का अनुरोध किया है। यह सरकारी बयान के अनुसार पीड़ित मुंबई से करीब 470 किलोमीटर दूर जलगांव जिले के वरणगांव, दरियापुर, तलवेल और भुसावल के थे दोस्तों। तो वहीं बता दें, लंदन से लेकर अमेरिका तक कोलकाता रेप कांड के विरोध में हुआ भारी प्रदर्शन, डॉक्टरों ने कर दी अब ये मांग। क्या मांग कर दी आपको बता दें, कोलकाता में डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले का विरोध अब विदेशों में भी किया जा रहा है। इस हैवानियत के बाद दुनिया भर में न्याय की गुहार लगाई जा रही है। विरोध में लंदन में ब्रिटिश संसद के बाहर लोगों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। किसी के हाथ में श्रद्धांजलि के लिए फूल थे तो कोई कैंडल लेकर आया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार सभी ने आरोपियों को सख्त सजा की मांग की है। तो वहीं आपको बता दें, स्टैच्यू ऑफ यूनियन कहलाएगी टेक्सास की हनुमान जी की प्रतिमा। जी हाँ, रामायण से है यहाँ कनेक्शन। बता दें, अमेरिका में बजरंगबली जी का जयकारा गूंज रहा है। वजह है टेक्सास के ह्यूस्टन में भव्य और ऊंची हनुमान प्रतिमा का अनावरण। सामने आया है कि 15 अगस्त से 18 अगस्त तक चले 3 दिन के समारोह के साथ श्री राम दूत पवन सुत हनुमान जी की 90 फुट ऊंची प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। ये अमेरिका में तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह बीते रविवार 18 अगस्त को आयोजित किया गया था। यहाँ स्थापित हनुमान जी का प्रतिमा नाम का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनियन दिया गया है। दोस्तों, प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ यूनियन नाम दिए जाने की बड़ी वजह है। इस वजह के तार रामायण की पौराणिक कथा एक प्रसंग से जुड़े हैं। असल में जब रावण श्री राम जी की पत्नी सीता को उनका अपहरण करके लंका ले गया था, तब हनुमान जी ही ने सागर पार करके सीता माता का पता लगाया था। उन्होंने श्री राम और माता सीता का फिर से मिलन कराया था, इसीलिए ही उनकी इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ यूनियन का नाम दिया गया है। आशा करते हैं दोस्तों आप स्टैच्यू ऑफ यूनियन से श्री राम और हनुमान जी का मतलब समझ पाएंगे। ऐसे में आप लोग कमेंट में जय श्री राम कहना मत भूलिएगा भारी मात्रा में। तो वहीं आपको बता दें, आखिर क्या है भीष्म क्यूब, जिसको रशिया के साथ युद्ध में उलझे यूक्रेन को भारत ने बड़ा तोहफा दे दिया है। आखिर क्या है, इसके बारे में डिटेल्स जानकारी बता दे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुक्रवार की रात को ही यूक्रेन से वापस भारत की ओर रवाना हो गए। इस मुलाकात में खास बात यह रही है कि भारत ने यूक्रेन को एक नायाब तोहफा दे दिया जो रशिया के साथ युद्ध में उसके काफी काम आ सकता है। इस तोहफे का नाम है भीष्म क्यूब। ये भारत में निर्मित आपातकालीन अस्पताल व्यवस्था के लिए मील का पत्थर है। भीष्म क्यूब एक 720 किलोग्राम वजन वाले हल्के पोर्टेबल अस्पताल है। इनका मकसद आपातकालीन स्थिति में तत्काल और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके जनसंख्या का कल्याण सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसे 2000 हताहतों के लिए इलाज के लिए तैयार किया गया है, जिसमें त्वरित प्रतिक्रिया और व्यापक देखभाल पर जोर दिया गया है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, शहबाज शरीफ के आवास पर जर्मन मंत्री का ऐसा अपमान कि दोबारा पाकिस्तान कोई भी जाना छोड़ दे। जी हां, जर्मनी मंत्री को शहबाज शरीफ से मिलने से रोका गया। बैग जमा होने पर विवाद खड़ा हो गया। आपको बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आवास पर गुरुवार को कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने सभी को चौंका दिया। दरअसल शहबाज शरीफ से मिलने के लिए जर्मनी की एक मंत्री गई हुई थी, लेकिन घर से दरवाजे पर उनके साथ जो हुआ उससे पाकिस्तान और जर्मनी के बीच कूटनीतिक गतिरोध पैदा हो सकता है। वायोन की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी की केंद्रीय आर्थिक सहयोग एवं विकास मंत्री स्वेंजा शुल्ज पूर्व निर्धारित मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सरकारी आवास पर पहुंची थी, लेकिन जब जर्मन मंत्री पाकिस्तानी पीएम के आवास में एंट्री कर रही थी तो सुरक्षा अधिकारियों ने उनसे अपना बैग वहीं छोड़ने को कहा। उन्होंने कहा कि वे बैग की जांच करेंगे। जर्मन मंत्री ने इसका विरोध किया। उन्होंने अपने बैग की जांच कराने से क्लियर इनकार कर दिया। वायरल वीडियो में अधिकारी में से एक को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि ये प्रोटोकॉल है। तभी मंत्री पाकिस्तान में जर्मनी के राजदूत अल्फ्रेड गैनस ने से कुछ बातें करती है। इस दौरान नाराजगी उनके चेहरे पर साफ झलकती नजर आई है। दोस्तों, ऐसे में माना ये जा रहा है कि जर्मन की इस मंत्री का जो ये बेइज्जत किया गया है पाकिस्तान की तरफ से वाकई में इनटॉलरेबल है। तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतरिक्ष मलबे पर चिंता जताई। इसरो के भविष्य के लक्ष्यों की सराहना। दोस्तों, अंतरिक्ष में मलबा यानी स्पेस डेबरी से गंभीर समस्या बनता जा रहा है, जो न केवल भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए खतरा है बल्कि वर्तमान में अंतरिक्ष में सक्रिय सैटेलाइटों और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भी बड़ा जोखिम पैदा कर रहा है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को अंतरिक्ष मलबे के बढ़ते मुद्दे पर चिंता व्यक्त की। राष्ट्रपति राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में बोलते हुए मुर्मू जी ने 2030 तक भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों को मलबे मुक्त बनाने के अपने लक्ष्य को लिए इसरो की सराहना की। ये आयोजन नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। भारत के चंद्रयान 3 लैंडिंग की पहली वर्षगांठ का ये बैठक प्रतीक था। तो दोस्तों वहीं बता दें, अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए
लागू हुआ तालिबानी कानून, ये काम किए तो मिलेगी कड़ी सजा। जी हाँ, अफगानिस्तान में महिलाओं की सार्वजनिक स्थानों पर मौजूदगी को रोकने के लिए तालिबान ने नया फरमान निकाला है। बुधवार को जारी किए गए इन नियमों में महिलाओं के आमने सामने संगीत और पुरुषों के साथ बातचीत को लेकर कड़ी सख्ती कर दी गई है। इन नियमों को तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अंखुदजादा की मंजूरी के बाद जारी किया गया है। इन नियमों में महिलाओं को बाहर निकलने पर खुद को पूरी तरह से ढकना आवश्यक कर दिया गया है। इसके साथ ही महिलाओं के चटक रंग के कपड़े पहनने को लेकर भी सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों वही आपको बता दें, क्या बांग्लादेश 2.0 बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क? राष्ट्रपति ने बेटे की खातिर मचवा दिया बवाल। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में क्या हुआ है, इस बात से पूरी दुनिया वाकिफ है, उनको जानकारी है कि क्या हुआ है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन फिर आरक्षण को लेकर एक ऐसा बवाल मचा कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़कर भागना पड़ गया। अब बांग्लादेश अस्थिरता से घिरा हुआ है और ठीक ऐसा ही हाल दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक देश का होने वाला है। जी हाँ, हम यहाँ इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं, जहाँ बांग्लादेश की तरह ही विरोध प्रदर्शन हुआ है। भारत के पड़ोस में मौजूद इंडोनेशिया अपनी तरक्की के लिए दुनिया भर में नाम कमा रहा है। देश में बुलेट ट्रेन दौड़ चुकी है और जगह जगह बेहतरीन कनेक्टिविटी है। अरबों की लागत से नई राजधानी भी तैयार की जा रही है। हालांकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो को अपनी सरकार के जरिए की गई तरक्की रास नहीं आ रही थी, तभी उन्होंने अपने बेटे को सत्ता सौंपने के लिए नियम बदलना चाहा और फिर मुल्क में ऐसी आग लगी कि उन्हें अपने कदम को पीछे खींचने पड़ गए। दोस्तों, इंडोनेशिया में चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 30 साल है, जबकि उनके छोटे बेटे के सांग पंगा रेप की उम्र 29 साल ही है। इस वजह से उनकी सरकार संसद के जरिए देश के जनप्रतिनिधि कानून में बदलाव करना चाह रही थी। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, भारत की योग कूटनीति इस बार होगी फेल। जी हाँ, पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा पर चीनी ग्लोबल टाइम्स ने उगला जहर दोस्तों, और बताई है इसकी वजह। आपको बता दें, चीनी विशेषज्ञों ने दावा किया है कि ये भारतीय प्रधानमंत्री का कदम केवल अपने अस्तित्व को दिखाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि भारत बढ़ते हुए संघर्ष को खत्म करने में कोई भी भूमिका निभा ही नहीं पाएगा। ग्लोबल टाइम्स में चीन के प्रोफेसर लांग शिंग चुन ने लिखा कि भारत के पास इस बारे में ना तो कोई ताकत है और ना ही प्रभाव है जिससे वो मॉस्को और कीव के बीच रक्षा मतभेद को इस समय कम कर सके। इसकी वजह यह है कि भारत का यूरोप में प्रभाव बहुत सीमित है, लिमिटेड है। साथ ही यूक्रेन के रूस के कुर्द इलाके में आक्रामक अभियान चलाने के बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत की संभावना और भी ज्यादा कम हो गई है। ये कहना है दोस्तों चाइना का, जो भारत के इंटरनल मैटर में अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें, क्या कांग्रेस में शामिल होगी विनेश फोगाट? विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच उनकी हुड्डा फैमिली से हुई मुलाकात। बता दें, पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वजन अधिक होने के मेडल से चूकी विनेश फोगाट क्या कांग्रेस में शामिल होंगी? हरियाणा में विधानसभा चुनावों का ऐलान होने के बाद जहां राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है, तो वहीं इसी बीच विनेश फोगाट ने हुड्डा परिवार से मुलाकात की। इसके बाद उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। विनेश फोगाट चरखी दादरी से चुनाव मैदान में उतर सकती है, इसकी अटकलें काफी तेजी से पहले से ही लग रही हैं। जब विनेश फोगाट भारत लौटी थी तब उनके स्वागत के लिए दीपेंद्र हुड्डा एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। ताजा घटनाक्रम में विनेश फोगाट ने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में आशा हुड्डा से मुलाकात की। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा की पहली भी मौजूदगी रही है। उन्होंने विनेश फोगाट का शॉल ओढ़ाकर स्वागत और सम्मान किया है। दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो सकती है? दोस्तों तो वहीं आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस के गठबंधन को लेकर अमित शाह जी ने साधा तगड़ा निशाना, राहुल गांधी से पूछ लिए कई सवाल। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान होता ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ने गठबंधन कर लिया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने राहुल गांधी से गठबंधन को लेकर 10 सवाल पूछे हैं। अमित शाह जी ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है। गृह मंत्री अमित शाह ने ये सवाल अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पूछे हैं, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं दोस्तों। और सवाल है कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है। दूसरा है, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के JKNC के निर्णय को समर्थन करती है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? दोस्तों ऐसे ये 10 सबसे बड़े सवाल है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने आपको दिखाया है। तो वहीं बता दें, 370 हटने के बाद कितनी बदली कश्मीर की सियासी फिजा? आज तक के सर्वे में दिखे 5 सबसे बड़े फैक्टर। दोस्तों जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इस बीच आज तक ने सी वोटर के साथ मिलकर देश का मिजाज जाना। इस सर्वे में 1,36,463 लोगों का सैंपल साइज लिया गया। ये सर्वे 15 जुलाई से 10 अगस्त के बीच किया गया है। जम्मू और कश्मीर में जनता की राय क्या है? सर्वे में 5 बड़े फैक्टर भी निकाल कर आए हैं। जम्मू कश्मीर में लोग अब तक आतंक की बात नहीं करते बल्कि विकास चाहते और मुख्य धारा से जुड़ने के लिए खासे उत्साहित हैं। यहाँ पिछले 5 साल में हालात पूरी तरह से बदल चुकी है। हालांकि 370 हटने के बाद कश्मीर की सियासी फिजा बदल गई है। तो दोस्तों वही बता दें, अखिलेश यादव ने कहा बांटने की राजनीति
करने वाले लोग खुद भट गए हैं। आखिर किसकी तरफ था इनका इशारा, बता दें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर करीब 2 दर्जन सवालों की एक लंबी सूची सार्वजनिक करते हुए दावा किया कि प्रदेश के हर हिस्से में लोग इन सवालों के साथ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इंतजार कर रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने अपने एक लंबे पोस्ट में भाजपा पर तंज कसते हुए आवारा पशुओं, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे से लेकर करीब 2 दर्जन सवालों को सूचीबद्ध किया। उन्होंने कहा कि ऐसे अनगिनत सवाल हर पगडंडी, पंचायत, नुक्कड़ मोड़, बाजार, हाट, चौक चौबारे और भाजपा के संगी साथियों का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, शरद पवार की एक सलाह और बैकफुट पर आगे उद्धव ठाकरे, बॉम्बे हाईकोर्ट ने ही बिगाड़ दिया उनका प्लान। दोस्तों इस समय देश भर में रेप केस जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सामने आ रही हैं, साथ ही इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के बदलापुर कांड के विरोध में उद्धव ठाकरे ने शनिवार को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया, लेकिन उनका पूरा प्लान ही चौपट हो गया। पहले तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर टिप्पणी की और फिर इसके बाद शरद पवार ने सलाह दे दी। इस पूरे मामले की क्रोनोलॉजी ऐसे समझिए कि उद्धव ठाकरे को अपने ही ऐलान से पीछे हटना पड़ गया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र बंद वापस ले रहा हूं, लेकिन काला रिबन जरूर बांधूंगा। तो वहीं बता दें, बिहार में हर घर तक बिजली पहुंचाने का वादा सीएम नीतीश कुमार ने किया पूरा। 7060 मेगावाट बिजली की खपत करके बिहार ने कायम किया है ये रिकॉर्ड। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के एक एक गांव में बिजली पहुंचाने का वादा पूरा कर दिया है। जब से नीतीश बाबू ने बिहार की सत्ता संभाली, तब से उन्होंने बिहार में बिजली की कमी को दूर करने के संकल्प पर काम करना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश बाबू ने जब अपने मां से आशीर्वाद लेने कल्याण बिगहा पहुंचे थे, उस वक्त का एक वाक्य मशहूर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और कहा कि अब ठीक लग रहा हूं ना, कोई समस्या तो नहीं है। इस पर नीतीश कुमार की मां ने जो कहा वो नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा मकसद बन गया। नीतीश कुमार की मां ने उनसे कहा कि सब तो ठीक है, पर बिजली दिन बर दिन भुकभुका हुई है, यानी दिन में कुछ ही घंटे बिजली रहती है, इसे ठीक करवाओ। उसके बाद नीतीश कुमार ने बिजली के क्षेत्र में न केवल नालंदा बल्कि पूरे बिहार की ही तस्वीर बदल कर रख दी। जैसे में आप में से कौन कौन बिहार के हैं दोस्तों, जो बिहार से इस खबर को देख रहे हैं, बिहार के लोग इस खबर को देख रहे हैं, बताना मत भूलिएगा। क्या वाकई में बिहार में बिजली की कंडीशन पहले से ज्यादा सुधार हुआ है कि नहीं, बताना मत भूलिएगा दोस्तों। तो वहीं ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।